साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था या कहें भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे और इसके तहत आज की वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और उसको समझेंगे। उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित जो लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, जिससे आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर संक्षेप में उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो यदि पूरे विश्व में देखें तो सर्वप्रथम प्रस्तावना यदि पूछा जाए कहाँ के संविधान में इसको सम्मिलित किया गया, तो अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया था। उसके बाद ही अन्य देशों ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया। अब यदि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मतलब यदि कहा जाए कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। अब संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भारत में आता कैसे है। तो यदि आप संविधान देखेंगे तो प्रस्तावना को संविधान में सबसे पहले आता है। जब खोलेंगे सबसे पहले आपका प्रस्तावना आता है, उसके बाद ही और चीज़ें आती हैं। परंतु यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को संविधान में सबसे लास्ट में जोड़ा गया, मतलब संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार जो है सबसे लास्ट में किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। और इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, तो संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था उसी से इसको लिया गया है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव इसको आपका कांग्रेस का जो मेरठ अधिवेशन होता है नवंबर 1946, उसमें पारित किया गया था। और इसके अलावा यदि आप इसकी भाषा को देखेंगे, प्रस्तावना की शब्दावली को देखेंगे, तो ये 1787 के जो अमेरिकन संविधान है इससे मिलती जुलती है। उसमें भी कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक। इसी प्रकार से हमारे संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोग। और यही शब्दावली आप यदि देखें तो जो यही शब्दावली यूएन के जो चार्टर है उसकी प्रस्तावना की भाषा में भी है कि हम यूएनओ के लोग। कुछ और अन्य चीज़ें देखें, जैसे कई बार पूछ लेता है कोई कथन देकर कि यह किसका है, तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर के इसे क्या कहा था, राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। कहीं पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। इसके अलावा पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना और कहा कि यह संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है। अब एक बार हम लोग जो ये संविधान का प्रस्तावना या प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित सभी तथ्यों को देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 26,000 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से, पहला समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष। मतलब इसमें आप देखें तो यहाँ नीचे लिखा भी है कि इससे पहले यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा था। क्या लिखा था यहाँ पर, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर क्या जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और एक शब्द और जोड़ा गया, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष यहाँ जोड़ा गया और तीसरा शब्द जो अखंडता है उसको यहाँ जोड़ा गया। यहाँ पे पहले क्या लिखा था, राष्ट्र की एकता केवल लिखा था, इसको चेंज किया गया और क्या लिखा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो ये हमने देखा। और कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, जैसे कि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है, इसको एक कमेटी थी, स्वर्ण शिक्षक कमेटी, इसके प्रत्यावेदन पर इस संशोधन को लाया गया था। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से केवल यही परिवर्तन नहीं किया गया था, संविधान में बहुत सारा हेरफेर इसके माध्यम से किया गया था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्रिम्बल है या जो प्रस्तावना है, इसमें क्या चीज़ें समाहित की गई हैं, मतलब इसके मूल तत्व क्या हैं। तो इसके मेनली 4 मूल तत्व हैं। पहला, जो प्रस्तावना है, ये जो है संविधान के अधिकार का सोर्स है। इसमें बताया गया है, प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति को अधिग्रहित करती है, मतलब मेनली शक्ति किसमें समाहित है, लोगों में समाहित है। और प्रस्तावना ही बताती है भारत की प्रकृति के बारे में कि भारत किस प्रकार का देश है। तो प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत जो है एक संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। और इसके साथ ही जो प्रिम्बल है, ये संविधान के उद्देश्य को भी बताती है। क्या कहती है? इस प्रस्तावना के अनुसार यह जो है न्याय, यहाँ पे देखिए, न्याय, स्वतंत्रता व समता व बंधुत्व, 4 चीजों की बात करती है। 4 उद्देश्य हैं इसके, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व को बताती है। और इसके अलावा यह प्रस्तावना संविधान लागू होने की तिथि भी बताती है, 26 नवंबर 1949। तो इतनी चीजें इस प्रस्तावना के माध्यम से पता चलती हैं। अब इस प्रस्तावना में जो कुछ शब्द आए, जैसे कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समता व बंधुत्व, इनके शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न, अर्थात संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता को थोड़ा सा समझें। तो संप्रभु शब्द का मतलब क्या होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब भारत जो है अपने आंतरिक व वैदेशिक मामलों में जो भारत सरकार है वो सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। यदि आप देखें तो जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो ये क्या था, भारत जो है ब्रिटेन के अधीनस्थ था। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो इसे ब्रिटेन के अधिराज अर्थात डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाता है। परंतु जब 26 जनवरी 1950 को नया संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है तो भारत की अधिराज की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाती है। और भारत के दबाव का ही प्रभाव था कि 27 अप्रैल 1949 को जो प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की, इसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम जो है बदलने का सुझाव भारत देता है और भारत के दबाव की वजह से ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम बदल कर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कर दिया जाता है। और यदि यह पूछा जाए कि भारत इसमें कब शामिल होता है, तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय इसके पास ऑप्शन था, या तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में शामिल हो या ना शामिल हो। परंतु 16 मई 1949 को भारत जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में रहने का निर्णय लेता है। अब दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द को देखें, इसका क्या मतलब है। तो इसको आपने अभी हम लोगों ने बात की कि इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय समाजवाद जो है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो है जिसको राज्याश्रित समाजवाद कहा जाता है। मतलब कि ये जो साम्यवादी समाजवाद है, जो राज्याश्रित समाजवाद होता है, इसमें उत्पादन और वितरण के जो सभी साधनों का नेशनलाइजेशन किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है। मतलब निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। जबकि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जिसको भारत ने अपनाया हुआ है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसा कि भारत में है। और इसी को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वो गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। और दूसरा फैक्ट यह भी याद रखिएगा कि भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद व गांधीवाद इनका मिला जुला रूप है, परंतु गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा है। अगला है धर्मनिरपेक्ष, या यहाँ पे जो संविधान में पंथ निरपेक्ष, जो सही शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो पंथ निरपेक्षता से मतलब है या तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, बल्कि उसके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं, वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और सबको समान संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में एक ऐसी पंथ निरपेक्ष व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है या व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है जिसके अंदर बहुसंख्यकों को राज्य की ओर से कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए अनेक प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। तो इसका क्या मतलब है कि 1976 के पहले भारतीय संविधान जो है पंथ निरपेक्ष नहीं था।
तो यह कहना गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है शुरू से ही पंथ निरपेक्ष रहा है, परंतु इसकी स्पष्ट उल्लेख जो है संविधान में पहले नहीं की गई थी। यदि आप देखें तो जब संविधान हमारा बनता है, लागू होता है, तभी से ही जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है मूल अधिकार के रूप में, जो कि क्या बताता है, ये पंथ निरपेक्षता को ही प्रदर्शित करता है। अगला शब्द जो है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में हो, मतलब जनता का शासन। अब जो लोकतंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक एक करके समझ लेते हैं। पहला जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये इस लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। मेनली 4 इसके मेन एलिमेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। पहला है परिप्रेक्षा, इंग्लिश में रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा है पहल अर्थात इनिशिएटिव। तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाने, से रिकॉल कहते हैं। और चौथा है जनमत संग्रह। तो ये इसके 4 मेन एलिमेंट होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये 4 विशेषताएं हैं। वहीं यदि दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोगों के द्वारा सांसद चुने जाते हैं, और जब राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो वो विधायक चुनते हैं, जो उनकी बातों को विधानसभा और जो सांसद है वो आपके संसद में रखने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है यह 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो है इसमें प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात जो कार्यपालिका है वो अपने सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका अर्थात संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और यदि हम बात करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षणों की, तो इसमें आप वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव मतलब एक निश्चित समय पर निश्चित अंतराल पर चुनाव का होना, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव, ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं या लक्षण है। आगे देखें, यहीं पर लोकतंत्र के संदर्भ में भीमराव अंबेडकर का एक कथन है जो कि उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में समाहित किया था। इनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है, का अर्थ क्या है? तो इन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को भी बताया। इन्होंने कहा कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो वो सामाजिक लोकतंत्र है। और इसमें ये तीनों ही तत्व होने चाहिए, स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व तीनों ही होने चाहिए। तीनों में से ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई एक अगर हटा देंगे तो ये इसका जो मूल उद्देश्य है सामाजिक लोकतंत्र का वो धराशायी हो जाएगा। यहाँ पर अगला है गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र की बात करें तो जो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है इसको 2 रूप में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही, दूसरा गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का प्रमुख जो होता है आमतौर पर राजा या रानी होता है, मतलब उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आता है। ऐसी व्यवस्था आप ब्रिटेन में देख सकते हैं, वहां पे राजशाही है, ठीक है। और गणतंत्र में यदि गणतंत्र की बात करें, यहाँ पर राज्य प्रमुख जो होता है हमेशा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय अंतराल के लिए चुना जाता है, जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं, ठीक है। और वहीं भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे भारत का जो प्रमुख होता है, भारत के संदर्भ में जो गणतंत्र का मतलब है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके अलावा गणतंत्र का जो अर्थ होता है इसमें 2 बातें समाहित होती हैं। पहली कि राजनीतिक संप्रभुता जो है वो किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में नहीं होती बल्कि लोगों के हाथों में होती है। दूसरी चीज कि किसी भी समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, मतलब किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब कि हर सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। अब
हम लोग न्याय की बात कर लेते हैं, न्याय को समझ लेते हैं। तो आपके प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस परीक्षा में पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनकी जो सुरक्षा है वो आपकी मौलिक अधिकार व नीति सिद्धांतों के जो विभिन्न आर्टिकल हैं, जो उपबंध हैं, उनके जरिए किया गया है। अब सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात कर लें तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब कि समाज में वर्ग विशेष के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा जो आर्थिक न्याय की यदि बात करें तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानताओं को दूर करने को भी शामिल किया गया है। और वहीं राजनीतिक न्याय में इसमें जो है कहा गया कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, ये क्या है? आपका राजनीतिक जब यदि हर व्यक्ति को बिना किसी इस प्रकार के भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार दिया तो ये क्या होगा? राजनीतिक न्याय होगा। तो मतलब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय इन तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो इसको 1917 की जो रूसी क्रांति है वहाँ से लिया गया है। अब अगला है स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता, तो आप प्रस्तावना में देखें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। विचार की स्वतंत्रता, अव्यक्त की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इस बात को याद रखिएगा। अब स्वतंत्रता को थोड़ा समझ लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की गतिविधि पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। दोनों चीजें हैं कि एक तो उसकी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक टोक ना लगाई जाए, और दूसरी उसे अपने विकास करने के लिए एक समुचित अवसर प्रदान किया जाए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का जो मतलब है ये ना ही अतंत्रता है, मतलब कुछ श्रृंखलता नहीं है, आपको कोई भी कार्य करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो स्वतंत्रता जो है अतंत्रता और परतंत्रता, परतंत्रता मतलब कोई भी अधिकार नहीं, और अतंत्रता मतलब किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, इसके बीच की स्थिति है। ठीक है, मतलब कि आपको अधिकार तो दिए जाएंगे परंतु उसके साथ ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, आपके उत्तरदायित्व के साथ अधिकार इसमें दिए जाते हैं। तो मतलब यही है कि स्वतंत्रता का यहाँ पे अभिप्राय जो प्रस्तावना में है, हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं देता है, बल्कि संविधान में जो लिमिटेशन लगाई गई हैं उन लिमिटेशन के भीतर ही जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो शर्त रहित नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, बल्कि उसमें लिमिटेशन भी है। और हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की ये जो आदर्श हैं इनको फ्रांस की क्रांति जो कि आपके 1789 से 1799 में होती है यहाँ से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं समता की। समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा की समता दी जाएगी और अवसर की, मतलब उसके विकास के लिए अवसर की समता होनी चाहिए। तो समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होना और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध करना, उनको अवसर प्रदान करना, ये समता के अंतर्गत आता है। तो दोनों चीजें हैं कि किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, और दूसरी चीज कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हर नागरिक को स्थिति और अवसर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। तो ये जो समता है इसमें 3 प्रकार की समता आएगी, 3 आयाम होंगे, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक समता। तो सबसे पहले नागरिक समता की बात करें तो ये आप देखेंगे संविधान में जो मौलिक अधिकार के कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें इसको सुनिश्चित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 में जिसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर मूलवंश निषेध। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात अनटचेबिलिटी का अंत। तो ये अनटचेबिलिटी का अर्थ, अंत का मतलब क्या है, ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात कर रही है। और वहीं उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। तो इस प्रकार से इन उपबंधों में जो है नागरिक समता
को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है या सुनिश्चित किया गया है। वहीं यदि राजनीतिक समता की बात करें तो इसके लिए भी दो उपबंध आपको मिलते हैं, मुख्यतः दो उपबंध मिलते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 325 में जो है कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। दूसरी चीज 325 में था ये, ठीक है, और 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान होगा। मतलब जो भी वयस्क व्यक्ति हैं उनको बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। और वहीं यदि आप जो तीसरा आर्थिक समता के है इसको देखें तो इसको आप राज्य के नीति सिद्धांत में देख सकते हैं। तो वहां पे अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार मिलने चाहिए, मतलब ये अधिकार उनके सुरक्षित होने चाहिए। अब अगला जो है बंधुत्व की बात कर लेते हैं। बंधुत्व, तो इसमें क्या कहा गया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब व्यक्ति और राष्ट्र दोनों से संबंधित बंधुता की बात यहां पर की गई है। तो बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। संविधान में देखें तो यहां पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया और इस एकल नागरिकता के माध्यम से ही भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब प्रोत्साहित करने के लिए ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप मौलिक कर्तव्य को देखें जो कि अनुच्छेद 51 का में है, इसमें भी यह कहा गया है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे अर्थात प्रमोट करे। वहीं यदि आप बंधुत्व की बात करते हैं, बंधुत्व, तो इसमें प्रस्तावना में दो बातों को सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तावना में आप यहाँ पे देखें तो इसमें पहला व्यक्ति के सम्मान, व्यक्ति की गरिमा की बात की है, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा देश की एकता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन दोनों को ही सुनिश्चित किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना बंधुत्व में दोनों बातों को सुनिश्चित किया गया है, एक तो व्यक्ति की गरिमा अर्थात व्यक्ति के सम्मान को, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो प्रस्तावना हमारा है, ये प्रस्तावना यदि देखें तो ये उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है जो हमारे संविधान के आधार हैं। और इस प्रकार से जो संविधान सभा की महान और आदर्श सोच थी उसको ये प्रस्तावना उल्लिखित करती है। इसके अलावा अगला एक इसमें प्रश्न होता है, एक विवाद था कि प्रस्तावना को लेकर के कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसको लेकर के दो केस थे, मेनली दो केस रहे, इनको याद रखिएगा। पहला है बेरुवाड़ी संघ मामले जो कि 1960 का था, 1960 का, और वहीं दूसरा मामला था केशवानंद भारती मामले 1973। तो आप देखें जो बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। और वहीं आगे चलकर जब केशवानंद भारती मामले आता है 1973, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी बेरुवाड़ी मामले में जो व्याख्या की थी उसको गलत मानते हुए, उसको अस्वीकार करते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो मतलब इसको याद रखिएगा, बेरुवाड़ी मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, जबकि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। और आगे चल करके LIC ऑफ इंडिया मामले 1995, इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना था। यहाँ पर दो चीज़ें और याद रखिएगा प्रस्तावना के संदर्भ में, ये महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बनता है। पहली चीज़ कि प्रस्तावना जो है ये ना तो विधायिका की शक्ति का सोर्स है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो मतलब ये दोनों काम नहीं करता है, ना तो ये विधायिका के लिए आपका शक्ति पावर का सोर्स है और ना ही उनकी शक्तियों पर, विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाता है। दूसरी चीज़ कि जो प्रस्तावना है ये गैर न्यायिक है अर्थात वाद योग्य नहीं है, मतलब इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब एक चीज और बात कर लेते हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना की। तो ये इस पर भी विवाद हुआ था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मतलब जो आपके संविधान की धारा या अनुच्छेद 368 है, 368 के तहत संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह जो मामला है पहली बार कहाँ उठा था, जो केशवानंद भारती मामला 1973 था, यहाँ पर उठता है। इसमें केशवानंद भारती जो है ये याची थे और इससे पहले बेरुवाड़ी मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो इसी फैक्ट को उठाते हुए
केशवानंद भारती ने मतलब याचिका दायर की थी। उसमें इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए, चूंकि आपका ये जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। चूंकि 368 के तहत किसमें संशोधन होगा, जो संविधान का भाग है। तो इससे पहले मामला क्या था, इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। परंतु केशवानंद भारती मामले, इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, और इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा चूंकि भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। परंतु इसके साथ ही इन्होंने अर्थात उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं, जो आपका मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट को बिगाड़ती हो। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि केवल अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, इस केस के बाद। ठीक है, और इसके जरिए 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और इस संशोधन को वैध ठहराया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रियम्बल है भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको हम लोगों ने, उसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।